नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। जीएसटी परिषद की बैठक में विवादित मुद्दों पर नहीं बन पाई सहमति। समिति की आज फिर बैठक। वित्त मंत्री ने कहा, अप्रैल से जीएसटी लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्र की आर्थिक और विदेश नीति पर राहुल गांधी का वार। प्रधानमंत्री पर टीआरपी की राजनीति का आरोप। कहा, अपनी छवि के गुलाम है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस से गठबंधन के पक्ष में अखिलेश यादव। कहा, समझौते से जीत सकते हैं 300 सीटें। मुलायम सिंह करेंगे आखिरी फैसला। सहकारी बैंकों की समस्याएं सुलझाए सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। गड़बड़ियों के आरोप में सरकारी बैंकों के 27 अधिकारी निलंबित। और बीजिंग की तर्ज पर दिल्ली एनसीआर में होगा प्रदूषण कोड। सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी। सामान्य से बेहद खतरनाक जैसी 4 श्रेणियों में बटेंगे जोन। और चलिए अब खबर देखते हैं विस्तार से। संसद में शुक्रवार को भी नोटबंदी के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। लोकसभा में विपक्ष ने मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा की मांग दोहराई, तो वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने सदन के बाहर नोटबंदी पर दिए प्रधानमंत्री के बयान पर माफी की मांग की, जिसे लेकर अवरोध हुआ। राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुक्रवार को नोटबंदी पर गतिरोध की वजह से बाधित हुई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दलों ने नोटबंदी पर प्रधानमंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए माफी की मांग दोहराई। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही पहले 2:30 बजे तक, बाद में सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। House stands adjourned till 11 a.m. on Monday, 5th December 2016. उधर लगातार 12वें दिन भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्ष ने मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा की मांग की, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। विपक्ष के अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे और शून्यकाल के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हम तो रूल 56 भी छोड़ दिए और हम ये भी कह रहे हैं कि उनको भी 193 छोड़ दो। बीच में का रास्ता है 184, जो एक बीजेडी वाले ने सजेस्ट किया था, तो हमने उसको तो मान लिया, लेकिन फिर भी स्पीकर उसको भी तैयार नहीं। पक्ष को विनती करता हूं, वो ये राजनीति छोड़े और हाउस में, पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार हो जाए। जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी इंटरवीन करेंगे। संसद में मौजूदा शीतकालीन सत्र में नोटबंदी के मुद्दे पर गतिरोध जारी है। विपक्ष और सरकार अपने अपने रुख पर अड़े हैं। इसके चलते संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। प्रणब गोस्वामी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर का मानना है कि संसद में नोटबंदी पर बहस होनी चाहिए। गुरुवार को प्रधानमंत्री राज्यसभा में मौजूद थे। नीरज शेखर का कहना है कि उस वक्त विपक्ष को विरोध की बजाय चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए थी। राज्यसभा टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि सदन में बहस से लोगों को समस्याओं से राहत दिलाने में मदद मिलेगी। हम लोग का प्रधानमंत्री जी से आग्रह यह था कि वो सदन में आए, बैठें, हम लोग की बात सुने। अगर सदन में आकर कुछ देर बैठकर अपना बात अगर सांसदों से कह देते तो स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कल प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की, मैं मानता हूँ इसमें विपक्ष की थोड़ी कमी थी, हम लोगों की कमी थी। हम लोग को प्रधानमंत्री जी ने जो आगे कदम बढ़ाया था उसका स्वागत करके कल डिबेट शुरू कर देनी चाहिए थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टीआरपी की राजनीति करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी ही छवि के गुलाम हैं। शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल की पहली बार अध्यक्षता करते हुए उन्होंने नोटबंदी, सुरक्षा और कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर
टीआरपी राजनीति करने का आरोप लगाया। असलियत उल्टी निकलती है। चाहे नोटबंदी का ले लो, जनता त्राई त्राई कर रही, उन्होंने घोषणा कर दी और बाद में उन्हें सारे प्रावधान बदलने पड़े। खुद ही अपने रोज वित्त मंत्रालय नया नोटिफिकेशन देके जो प्रधानमंत्री के भाषण की घोषणाओं में गलतियां थी उनको सुधार रहा, तो इसका तो होमवर्क नहीं किया था। पहले के प्रधानमंत्री टीआरपी पर दृष्टि नहीं लेते थे, ये छोटी छोटी चीज की भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कश्मीर में सुरक्षा और तनाव के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार की नीतियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इन मुद्दों से निपटने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर सरकार की नीति पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर दिए बयान की निंदा की। आज जब दुनिया में भारत की छवि आगे बढ़ रही है, आज जब भारत ईमानदारी की ओर बढ़ रहा है, तो क्या वो चाहते हैं कि उस समय जो उनके यहाँ 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला होता था, वो टीआरपी के लिए था क्या? ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी ने पहली बार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता की है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की सेहत ठीक नहीं होने की वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हुई। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी से गांव में लोगों को हो रही परेशानी को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मसला माना है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोऑपरेटिव बैंकों की समस्याएं सुलझाने के लिए कहा है। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि किसानों को हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच नोटबंदी के बाद गलत तरीके अपनाने के लिए सरकारी बैंकों के 27 सीनियर कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, वहीं 6 का तबादला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के चलते सहकारी बैंकों और ग्रामीण इलाकों में लोगों को हो रही दिक्कत को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। सरकार की दलील है कि दूसरे बैंकों के मुकाबले सहकारी बैंकों के पास जरूरी बुनियादी ढांचे और तंत्र की कमी है। इसके चलते विमुद्रीकरण अभियान से उन्हें अलग रखा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने 500 और 1000 के नोट बदलने की सीमा बढ़ाने से जुड़ी याचिका पर वित्त मंत्रालय और आरबीआई से जवाब मांगा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में ज्यादा नकदी को भ्रष्टाचार और काले धन की बड़ी वजह बताया है। उन्होंने लोगों से कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की अपील की है। linkedin.com पर लिखे पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं एसटी समिट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी से लोगों को थोड़े समय की परेशानी हो रही है, लेकिन आगे चलकर अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिलेगा। That's a development which is for the much better. So the volume of formal trade, the volume of business, all this will grow in size, but the level of paper currency will shrink. वित्त मंत्रालय ने काला धन रखने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग काली कमाई को सफेद करने में लगे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। Supply of 500 rupee currency notes will increase steadily in the coming days, and that will definitely considerably ease the situation and will help the customers and the members of the public. उधर आयकर विभाग ने बेंगलुरु में एक छापेमारी के दौरान 2 अधिकारियों और 2 ठेकेदारों के पास से 5 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद की। इसमें अधिकतर 2000 के नए नोट हैं। इनके यहाँ 7 किलो सोना और 9 किलोग्राम ज्वेलरी समेत 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का पता चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद पूरे देश में जनधन खातों में जमा होने वाली रकम की जांच शुरू कर दी है। विभाग ने 1 करोड़ 64 लाख रुपए की अघोषित आय और अन्य विसंगतियों का पता लगाया है। कोलकाता, मिदनापुर, आरा, कोच्चि और वाराणसी शहर के बैंक खातों में संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ा गया है। बिहार में एक जनधन खाते से 40 लाख रुपए बरामद हुए, जबकि इसमें रकम जमा करने की सीमा 50,000 रुपए ही है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ शहरों में कई खाते विभाग की निगरानी में हैं। नोटबंदी के बाद जनधन खातों में अचानक से संदिग्ध मात्रा में नकदी जमा कराए जाने की खबरें आ रही थीं, जिसके बाद से विभाग ने ऐसे खातों की गहन जांच शुरू की है। देश भर में 25.5 करोड़ जनधन खातों में 9 नवंबर के दिन जमा धनराशि 45,636 करोड़ रुपए थी, जो अब 66,000 करोड़ से भी ज्यादा है। नोटबंदी की मार किसानों पर पड़ रही है। मंडियों में वे सस्ते में अपनी सब्जी बेचने के लिए मजबूर हैं। बावजूद इसके व्यापारी नोट की दिक्कत के चलते सब्जी नहीं खरीद पा रहे।
ये हैं सोनीपत के रहने वाले किसान सुरेंदर, जो रोज तड़के दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में सब्जियों से भरा ट्रक लेकर आते हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद से दोपहर तक भी इनकी सब्जियां नहीं बिक पाती हैं। माल नहीं उतर रहा, 4 बजे के आए हुए हैं, अब तक माल गाड़ी से ही नहीं उतर लिया। बिकेगा तो जब, और फिर जाके काटना अपना माल, खेत में तैयार हुआ वो खड़ा है और ग्राहकी सही नहीं, पैसा ही नहीं किसी के पास। ऐसा ही हाल दूसरे किसानों का है। राजू भी मूली से भरा ट्रक लेकर आए हैं, लेकिन मंडी में इसे औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। हमारे को जी 1 से 1.5 रुपए का भाव मिल रहा है, लागत पड़ती 3 से 4 रुपए किलो की, खेत से ही कुछ भी नहीं बच रहा, हमारे को घर से देना पड़ रहा है। कर्जा हो गया, क्योंकि अब इसको खेत से नहीं निकालेंगे तो फिर अगली फसल भी नहीं होगी खेत में। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि नोटबंदी के बाद से सब्जियों के दाम में करीब 30% की गिरावट आई है। गाजर इस मौसम में 18 रुपए किलोग्राम तक बिकती थी, वो 10 से 11 रुपए किलोग्राम पर बिक रही है। किसान 15 किलो का गोभी का कट्टा 50 रुपए में बेचने को मजबूर हैं। पिछले साल इस समय ये 300 रुपए का बिकता था। दिनों में हमारे 22 रुपए किलो गाजर बिक रही थी, 10-12 रुपए बिक रही है। मेथी जो बिक रही 15-16 रुपए किलो बिक रही थी, 8 रुपए 6 रुपए किलो बिक रही है। गोभी 10-12 रुपए बिक रही थी, 4-5 रुपए किलो गोभी बिक रही है। जो उसने खेत में माल बो रखा है वो तो खाली करेगा, अगली फसल के लिए खाली करेगा। नुकसान तो हो रहा है, पैसे नहीं है लोगों के पास। किसान सब्जी की पैदावार और इसके खराब होने के डर से सस्ते दाम में बेचने को मजबूर हैं, लेकिन इससे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। नोटबंदी का स्वागत भले ही दबी जुबान में सब कर रहे हों, लेकिन परेशानियां अपने अपने सर पर सभी को झेलनी पड़ रही हैं। मंडी में किसान अपनी मेहनत की उपज को कौड़ियों के दाम बेचने को मजबूर है, तो उसकी दूसरी परेशानी ये कि अगली फसल के लिए पैसा लाए तो लाए कहां से, जब अभी का खर्चा ही वो पूरा नहीं कर पा रहा हो। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भगवंत मान के खिलाफ जांच कर रही लोकसभा की समिति अब 9 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपेगी। 9 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष किरीट सोमैया ने रिपोर्ट सौंपने के लिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से और वक्त की मांग की थी। इस मांग को स्वीकार करते हुए स्पीकर ने समिति का कार्यकाल 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सुमित्रा महाजन ने तब तक भगवंत मान को सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने की सलाह दी है। समिति संसद के अंदरूनी हिस्से की वीडियोग्राफी कर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने के मामले की जांच कर रही है। समिति संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ को लेकर भगवंत मान के दोषी होने पर तो एक मत है, हालांकि इसके लिए उन्हें सजा देने पर एक राय नहीं बन पाई है। भगवंत मान ने 21 जुलाई को फेसबुक पर अपने घर से संसद भवन तक की यात्रा का वीडियो डाला था। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष महाजन ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। On due consideration of grounds and reasons stated, I have acceded to the request for extension of 1 more week time, and the committee may represent their report by Friday, 9th December 2016. As earlier observed by me, in view of the seriousness of the matter, Sri Bhagwant Mann MP is further advised not to attend the sitting of the House until a decision is taken in the matter. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल के कई टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती का मुद्दा जो है वो शुक्रवार को संसद में उठा। आपको बता दें, इसके बाद सरकार ने इसे नियमित अभ्यास करार दिया और सेना पर राजनीति नहीं करने की बात कही।
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को बताए बिना ये तैनाती हुई। टीएमसी सांसद ने इसे संघीय ढांचे से खिलवाड़ बताया। We cannot understand what army has to do for this. If such operation is to be made, then ministry to ministry is to be communicated. That defense ministry will tell state government and they will come to the rescue. It is a fantastic situation going on. And रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसे सामान्य तैनाती बताई। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ऐसी तैनाती हुई है और ये कई सालों से चल रही है। पर्रिकर ने बताया कि इसकी सूचना राज्य पुलिस को भी थी कि इस प्रकार के सेना का रूटीन एक्सरसाइज को कंट्रोवर्सी बना लेना एक गलत है और इंडिकेट्स अ पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन रादर देन करेक्ट एस्पेक्ट बीइंग पॉइंटेड आउट। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इसे गंभीर मामला बताया और केंद्र सरकार से सफाई मांगी। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इसे राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताया। गवर्नमेंट को पूछे बगैर स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को मालूम नहीं है, चीफ सेक्रेटरी को नहीं मालूम है, डीजीपी को नहीं मालूम है, पुलिस को नहीं मालूम है, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट्स के टोल प्लाजाज टेक ओवर करे स्टेट आर्मी, तो ये बड़ा अचंबा लगता है, आउट ऑफ द वे लगता है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बिना बताए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बिना बताए सेना कदम उठाएगा। संविधान में कहा है यह एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या होगा सेंट्रल स्टेट में, बताया गया इस संविधान में। सरकार जवाब दे। बंगाल के अंदर क्या हुआ है कि वहां की जो गवर्नमेंट है उससे परमिशन नहीं ली गई है और बिना परमिशन के वहां पर आर्मी को लगाया गया है। तो मैं समझती हूँ ये हमारे भारतीय संविधान में जो संघीय ढांचे का प्रावधान है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा ये हमला है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सेना से जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण ठीक नहीं है। We are unnecessary raising the controversy. There is a loss of faith. Know the facts here and ask them to document this. Very sensitive matter, please. Bear with us. It's a very sensitive matter. Concern the army of the country. Let us not politicize it. That's my appeal. विपक्षी दल सरकार की सफाई से संतुष्ट नहीं हुए और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। रविंद्र सिंह शौरान और पंचानन मिश्रा के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बंगाल के कई टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती के खिलाफ केंद्र और राज्य के बीच विवाद बढ़ गया है। शुक्रवार को टीएमसी विधायकों ने राजभवन के सामने धरना देकर इसका विरोध किया। वहीं सेना ने कहा है कि कोलकाता पुलिस को अभियान की जानकारी थी। यह है पश्चिम बंगाल के कई टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती के विरोध में राजभवन के सामने धरना देते टीएमसी विधायकों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सूचना दिए बिना तैनाती हुई। How can the Prime Minister office or any other department, without the state government, to avoid the state government, they can directly write a letter to Under Secretary so that state government will be in doubt. It's unethical, not only unethical, that may talk to security also. सेना ने टीएमसी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। मेजर जनरल सुनील यादव ने कहा कि सेना की तैनाती कोलकाता पुलिस से तालमेल के साथ की गई। इसका मकसद कुछ आंकड़े जुटाना था और ये काम होते ही सेना हटा ली गई। You must be aware that we have specific targets and specific informations and data to be collected. On completion of the data collection at Navona, the team was withdrawn last night around 12 o'clock. ममता बनर्जी ने बीती रात आरोप लगाया था कि टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती राज्य सरकार को सूचना दिए बिना की गई। उन्होंने इसे आपातकाल से भी बदतर स्थिति करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी कानून पर चर्चा के लिए कल से शुरू हुई 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया। चर्चा के दौरान राज्यों ने नोटबंदी से होने वाले नुकसान के मुद्दे पर भी चर्चा कराए जाने की बात कही। आज आगे की चर्चा में करदाताओं के दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर चर्चा होगी और बड़े नोट बंद होने से राज्यों की आमदनी पर पड़ने वाले असर का आकलन भी किया जाएगा। शुक्रवार को शुरू हुई जीएसटी परिषद की 5वीं बैठक के पहले दिन जीएसटी कानून को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई। आज इस मुद्दे पर फिर से विचार विमर्श होगा। इसके अलावा बैठक में नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में
करदाताओं के दोहरे नियंत्रण के मुद्दे को भी सुलझाने की कोशिश होगी। अभी इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने बैठक को बेनतीजा बताया। I don't think there will be a problem with the provisions in the law, but there can be no consensus decision taken on the issue of cross empowerment. बैठक में चर्चा के दौरान नोटबंदी का मुद्दा भी उठाया गया। राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कहा कि केंद्र के पुराने बड़े नोट बंद करने के फैसले का असर प्रदेशों की आमदनी पर पड़ेगा, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में नोटबंदी की वजह से राज्यों के राजस्व पर पड़ने वाले असर का भी आकलन किया जाएगा। जीएसटी कानून से जुड़े कई मसौदों पर आम राय भले ही न बन पाई हो, लेकिन कई राज्यों को अभी भी समय पर जीएसटी लागू होने की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि जीएसटी के संबंधित जो भी बिल हैं वह लोकसभा संसद के इसी सत्र में पारित हो जाने चाहिए और राज्य भी आगे अपनी विधानसभाओं में इनको पारित कर पाएंगे। सबका लक्ष्य है कि जीएसटी आने वाली अप्रैल 2017 से लागू हो जाए। बैठक के दूसरे दिन होने वाली आगे की चर्चा में आदर्श जीएसटी कानून, एकीकृत जीएसटी और मुआवजा कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। संवैधानिक बाध्यता के चलते सरकार के लिए जीएसटी को अगले साल 16 सितंबर तक लागू करना जरूरी है। केंद्र की योजना जीएसटी को 1 अप्रैल से लागू करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस से गठबंधन को समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद बताया है। एचटी लीडरशिप समिट में उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर यह गठबंधन राज्य में 300 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहेगा। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि वो सिर्फ सुझाव दे सकते हैं और गठबंधन पर अंतिम फैसला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को ही करना है। पिछले महीने मुलायम सिंह ने चुनाव से पहले किसी भी पार्टी से गठबंधन से इनकार किया था। घाटा फायदा अगर देखेंगे तो शायद वो चीज नहीं बनेगी। किसी न किसी दल का तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, संख्या कितनी होगी। तो मैं समझता हूँ फॉर्मूले बहुत हो सकते हैं, लेकिन नेताजी तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम तो केवल राय मशवरा दे सकते हैं। वैसे तो हम बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनका भी साथ आ जाएगा तो 300 से ज्यादा जीत जाएंगे। पंजाब कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल इस बात की जानकारी दी। उन्होंने एक बार फिर से पंजाब में कांग्रेस की जीत का दावा किया। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने विमुद्रीकरण के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार की आलोचना की। अमरिंदर सिंह ने कहा कि नोटबंदी को लेकर पंजाब की जनता के बीच आक्रोश बढ़ रहा है। इस बीच उन्होंने किसी भी दल के साथ गठबंधन से साफ इनकार किया। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं और गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआई डायरेक्टर का कार्यभार सौंपा गया है। फिलहाल राकेश अस्थाना सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर के पद पर हैं। सीबीआई के डायरेक्टर अनिल सिन्हा कल रिटायर हो गए। इसी के चलते राकेश अस्थाना को नए डायरेक्टर की नियुक्ति तक कार्यभार सौंपा गया है। दरअसल सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम ने अभी तक नए डायरेक्टर का नाम तय नहीं किया है। जब तक कॉलेजियम नए डायरेक्टर को नहीं चुन लेती, तब तक राकेश अस्थाना सीबीआई की कमांड संभालेंगे। पिछले साल ही राकेश अस्थाना सीबीआई में एडिशनल डायरेक्टर बने थे। बीजिंग की तर्ज पर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का कोड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जोन के आधार पर प्रदूषण की 4 श्रेणियां बनाने का आदेश दिया। केंद्र और दिल्ली सरकार ने यह सुझाव दिया था। इसमें सामान्य, खराब, बेहद खराब और खतरनाक जैसी 4 श्रेणियां होंगी। केंद्र को इस कोड को अधिसूचित करना होगा। इस श्रेणी के आधार पर ही ऑड इवन योजना लागू करने और स्कूल बंद करने जैसा फैसला होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु गुणवत्ता के लिए अतिरिक्त मॉनिटरिंग स्टेशन बनाने को कहा गया है। केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में पेट्रोलियम, कोक और फर्नेस ऑयल के हानिकारक तत्वों का पता लगाने का निर्देश दिया गया है। राजधानी दिल्ली में अगले साल से डिस्पोजेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 1 जनवरी 2017 से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से किए गए फैसले को लेकर एनजीटी ने यह आदेश दिया कि दिल्ली सरकार को इस तरह के उत्पादों पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे।
कोर्ट ने दिल्ली से गंदगी को भी जल्द से जल्द खत्म करने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, एनजीटी ने ओखला प्लांट पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि ओखला प्लांट दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपना काम जारी रख सकता है। ठोस कचरा, लैंडफिल साइट और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जैसे मामलों पर सख्ती से आदेशों का पालन करने के लिए एनजीटी ने 2 उच्च स्तरीय समितियां भी गठित की हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार को सभी सरकारी निर्माण परियोजनाओं के टेंडर में कचरे का इस्तेमाल करने की अनिवार्य शर्त को भी शामिल करने का आदेश दिया गया है। और आज से अमृतसर में 2 दिवसीय हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। एशियाई देशों में एक जैसे खतरों को बातचीत के जरिए निपटाने के लिए शुरू हुई इस प्रक्रिया की ये 6ठी बैठक है, जिसमें आतंकवाद का मसला जोर शोर से उठेगा। शनिवार से शुरू हो रहे 6ठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को असरदार ढंग से घेरने की पुरजोर कोशिश होगी। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत शाहिदा मोहम्मद अब्दाली ने कहा है कि ये सम्मेलन शांति और विकास का मार्ग तलाशने का सक्षम जरिया बन सकता है। We expect the Heart of Asia, the upcoming Heart of Asia, to approve the regional counter-terrorism framework that has been drafted by Afghanistan and has been circulated by the counter-terrorism CBM countries in Kabul. भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग रहने की वजह से अफगानिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी परेशानी संपर्क की कमी है। अफगानिस्तान सम्मेलन में पाकिस्तान व्यापार और पारगमन के लिए नाकेबंदी में ढील की मांग भी करेगा। भारत का भी मानना है कि इससे सभी देशों को व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। Do an event, let's say in Chabahar itself, in some time in the near future, which involves not merely the government and the experts, but also brings together industry and also showcases Chabahar for other countries which can benefit from the enhanced connectivity through Chabahar. These countries can include Central Asian countries, Russia, etc., which are, as you know, part of the INSTC corridor, which in any case passes through Iran. सम्मेलन से पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। हार्ट ऑफ एशिया समूह में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन समेत 14 देश सदस्य हैं। 2011 में टर्की की राजधानी इस्तांबुल से हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों में मौजूद समान खतरों से निपटने के लिए ये बातचीत की एक प्रक्रिया है। इसका मकसद एशिया में मौजूद देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना भी है। जहां तक अफगानिस्तान के विकास और समृद्धि का सवाल है, हार्ट ऑफ एशिया प्रक्रिया ने इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त की है, लेकिन सुरक्षा का मामला अभी भी अफगानिस्तान के लिए अहम सवाल बना हुआ है, जिसकी कुंजी पाकिस्तान के पास है। अब देखना यह है कि अमृतसर में होने वाले सम्मेलन में पाकिस्तान को किस हद तक संभाला जा सकता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता कर्माकर के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को समर्पित करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था। महात्मा गांधी ने उन्हें अपने सहयोगी के रूप में चुना था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन समेत कई आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। पूरे देश में उनकी लोकप्रियता की वजह से उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा गया। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जीएसटी परिषद की बैठक में विवादित मुद्दों पर नहीं बन पाई सहमति। समिति की आज फिर बैठक। वित्त मंत्री ने कहा, अप्रैल से जीएसटी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार। केंद्र की आर्थिक और विदेश नीति पर राहुल गांधी का वार। प्रधानमंत्री पर टीआरपी की राजनीति का आरोप। कहा, अपनी छवि के गुलाम है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस से गठबंधन के पक्ष में अखिलेश यादव। कहा, समझौते से जीत सकते हैं 300 सीटें। मुलायम सिंह करेंगे आखिरी फैसला। सहकारी बैंकों की समस्याएं सुलझाए सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। गड़बड़ियों के आरोप में सरकारी बैंकों के 27 अधिकारी निलंबित। और बीजिंग की तर्ज पर दिल्ली एनसीआर में होगा प्रदूषण कोड। सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी।
सामान्य से बेहद खतरनाक जैसी 4 श्रेणियों में बटेंगे जोन। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।